नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में इस वक्त चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 140 सीटों पर मतदान होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे की तस्वीर क्या हो सकती है और इन सीटों पर किसको जनसमर्थन कितना मिला है। तो उत्तराखंड में 15 तारीख को चुनाव होने और वहां पर सभी 70 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। पिछले दिनों जो राजनीतिक हालात उत्तराखंड में बने थे, जिस तरीके से कई बागी नेता और कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी की तरफ भी अंतर विरोध की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि उन चेहरों को टिकट दिया गया जो कि नए नए पार्टी में शामिल हुए थे और पुराने चेहरों को वहां पर दरकिनार किया गया। तो दोनों ही की राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त क्या बनी हुई हैं और चुनाव के आगे की तस्वीर क्या हो सकती है, स्पेशल एडिशन में आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अगले 2 चरणों का मतदान काफी अहम होने जा रहा है। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग से यह साफ है कि मतदाताओं ने अपनी पसंद के उम्मीदवार और पार्टी को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने की हालत में है? क्या मतदाता किसी पार्टी या गठबंधन को जिताने के लिए ज्यादा सक्रिय हैं या फिर हराने के लिए ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है? डालते हैं अगले 2 चरण के चुनावी समीकरणों पर एक नजर। सभी की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद रुझान पर टिकी हैं। पहले चरण के मतदान में पिछली बार के मुकाबले अब की बार 5% का इजाफा हुआ। वहीं मतदान सुबह के घंटों में ज्यादा हुआ। राजनीति के पंडित इस वोटिंग पैटर्न के मायने निकालने में जुटे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि मतदाताओं का एक वर्ग अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए आगे आया, तो दूसरों का मानना है कि किसी पार्टी या गठबंधन से नाराज होकर वोटर ने उसे हराने के लिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहरहाल पश्चिमी यूपी की सीटों पर जीत प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जरूरी मानी जाती है और इसीलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल और मायावती के मतदाताओं की वोटिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी ने सपा कांग्रेस की जीत पर सवालिया निशान लगा दिया है। कल पहले चरण का चुनाव था पश्चिमी यूपी में, और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल पहले चरण के चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में झमाझम वोट पड़ा और पहले चरण में बीएसपी वहां पर काफी सीटें जीतने वाली है, नंबर 1 पर रहने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट आरक्षण के अलावा कैराना पलायन, लव जिहाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उभारने की कोशिश कर रही है। लेकिन हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के दौरान ज्यादती को लेकर जाटों की नाराजगी भुगतने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिर भी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अभूतपूर्व विजय के दावे बीजेपी कर रही है। सपा का गढ़ कह लीजिए तो 2014 में मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी, ये किसी का गढ़ नहीं है। और अब समाजवादी पार्टी यहाँ हारने वाली है। जो कुछ 5 वर्षों में हुआ, जो उनके परिवार में टूटन है, इस सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और इस पूरे क्षेत्र में, मैं अकेले इटावा विधानसभा नहीं, पूरे क्षेत्र में जो 12-14 विधानसभाएं हैं, इनमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं पहले चरण के मतदान से सपा को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले भारी उम्मीद लगा ली गई। हालांकि 73 सीटों पर पिछली बार सपा को 24 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में सपा को 34 सीटें और तीसरे में 55 सीटें पिछली बार हासिल हुई थी। इस बार एंटी इनकम्पेंसी के असर के आसार के बावजूद भी सपा को लगता है कि उनका काम बोलता है। समाजवादी पार्टी की कोई हमने ऐसा काम ही नहीं किया जो हमारी नाक कटेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान और स्वाभिमान के साथ, विकास के साथ काम किया, सम्मान और स्वाभिमान के साथ लोगों को जीने का मौका दिया। मेरी नाक कभी भी जीवन में न पहले कटी और न आगे कभी कटेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव जीतती आई है, लोगों के बीच में हम रहे हैं, हमने विकास किया है, नाक कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राजीव जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया को समाजवादी पार्टी और खासकर मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। यहाँ की कुल 13 सीटों में से सभी 13 सीटें सपा के पास रही हैं। अब समाजवादी पार्टी में हुई अंदरूनी टूट और मायावती के हाथी की मस्त चाल का इस इलाके पर क्या असर पड़ेगा, कहना मुश्किल है। सचिन शर्मा, एपीएन। तो ये सवाल उठना बेहद लाजमी दरअसल हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में कि आखिरकार जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है, जो 13 विधानसभा सीटें पिछली बार की तरह
क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी खाते में आएंगी या फिर वहां पर उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जो अंदरूनी जो फूट दिखी है पिछले दिनों में और अब गठबंधन के बाद जो मुलायम सिंह यादव की बेरुखी भी नजर आई थी गठबंधन को लेकर, वो क्या इंपैक्ट डालती है? उसके साथ साथ जिस तरीके से इस दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार बीजेपी और बीएसपी भी लगातार उंगलियां उठा रही हैं सभा कार्यकाल पर, तो उसका इंपैक्ट इन सीटों पर खासतौर से क्या हो सकता है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं, फिर चर्चा को हम लोग शुरू करेंगे। ज़िशान हैदर हमारे साथ हैं कांग्रेस से, मोहसिन रजा हैं बीजेपी से, राघवेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार और ओमकार सिंह आरएलडी से, और कुछ ही वक्त में नावे सिद्दीकी सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत राघवेंद्र जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा कि आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला चरण हो चुका है, अब अगले चरण में जब इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया में चुनाव होंगे तो परिस्थितियां वहां की क्या रह सकती हैं? देखिए, स्थितियां वहां इस बार जटिल हैं जी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये सपा का गढ़ रहा है और जो पारिवारिक आंतरिक कलह हुई है उसके बाद से स्थितियां बदली हैं। शिवपाल सिंह यादव को टिकट भले ही दिया गया हो, लेकिन बाकी अन्य सिटिंग उम्मीदवार, चाहे इटावा हो, चाहे विधुना हो, चाहे भरथना हो, ये सभी टिकट काट दिए गए हैं जी। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो टिकट अखिलेश यादव ने दिए हैं तो दूसरे लोग जो है वहाँ विरोध कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तक फिरोजाबाद तक में उनके समधी साहब को टिकट दिया गया था, वो टिकट भी काट दिया गया मुलायम सिंह साहब के समधी को जी। तो इस तरीके से जो टिकट कटे हैं, नतीजा ये हुआ है कि अब भीतरघात यूं हो रही है कि जो लोग शिवपाल के साथ हैं वहां सपा खास तौर से अपने गढ़ में ही दो खेमों में अभी भी बटी हुई है। दूसरे जिलों में भले दिखाई न दे, लेकिन इटावा और उसके आसपास के जिलों में अभी भी सपा कई गुटों में बटी हुई है। और जो शिवपाल समर्थक हैं वो अखिलेश समर्थक उम्मीदवारों को, जिन उम्मीदवारों को जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट नहीं मिले, उनके टिकट कट जाने से वो लोग नाराज हैं। अंदरूनी कलह जो रही है एक बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, खासकर सपा के गढ़ में भी। ठीक है, ज़िशान हैदर साहब आपके पास में आऊंगा। अब साथिया बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसी परिस्थितियां अगर होती हैं तो कांग्रेस के लिए भी निहायत तौर पर चिंताजनक बातें हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने जा रही है। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। समाजवादी पूरी पार्टी ने, परिवार ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है और उन्हीं को अगला मुख्यमंत्री भी माना है जी। तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो वहां पे जिस तरह से क्लीन स्वीप करेगा, अभी जिस तरह से हमें लगता है कि वेस्टर्न बेल्ट में जिस तरह से इलेक्शन के हुआ है, जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरह से लोगों ने वोट डाला है, वो दिख रहा है कि किस तरह से जो है जो दो युवा चेहरे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का और राहुल गांधी जी का, उनकी तरफ जिस तरह से आस्था लोगों ने दिखाई, हमें लगता है कि आने वाले फेस में भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है और कांग्रेस सपा गठबंधन वहां पे अपनी जीत हर कीमत पे सुनिश्चित करेगी। नहीं, कैसे ज़िशान साहब, आंकड़े क्या है इस चीज के? कोई सर्वे कांग्रेस ने कराया इस बात को लेकर या फिर मन को तसल्ली देने के लिए सिर्फ ये बातें कही जा रही हैं? देखिए, सर्वे तो जो भी सर्वे हम लोगों ने कराए हैं वो सर्वे हम लोग टीवी चैनल्स पे तो नहीं बता सकते हैं, बट जो भी सर्वे हुए हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उससे अब आज जैसे मायावती जी कह रही हैं या अमित शाह जी कह रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं, तो सब अपने अपनी जीत के दावे तो सब अपने अपने टोकते हैं, लेकिन सबको वास्तु स्थिति सबको पता होती है कि किसका कितना वोट परसेंटेज आया है, किसको कितना वोट मिला है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही चीजें पूछी हैं। हमारे हर जगह के अपना संगठन है, वहां से पता किए जाते हैं, वहीं से आउटपुट आते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना समाजवादी पार्टी होता है, आउटपुट होते हैं और फिर सीटें मिली हैं, उनके हालात क्या हैं? नहीं, हम सुनिश्चित है कि हमारी जितनी सीटें हैं ज्यादातर सीटें हम जीत के आएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं और ये कॉन्फिडेंट है हमारा, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बाकी अपने मित्रों की तरह जो हमारे बड़बोले पार्टियों के जो नेता जिस तरह से बड़बोलापन कर रहे हैं स्टेजों के ऊपर से, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, मोहसिन साहब आपके पास में होगा कि सभा के अंदर जो फूट ये पड़ी है और जो अब ये गणित भी सामने आ रहा है कि हो सकता है भाई जो 13 सीटें जो मानी जाती हैं सपा का गढ़, उन 13 सीटों पर भी सपा पिछड़ने की संभावना वहां पर बनती है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसको बीजेपी के लिए माना जाए, शिद्दत वहां पर लोगों की बीजेपी के लिए बढ़ी हुई मानते हैं, जो अंदरूनी जो कलह रही है वो एक कारण अब देखते हैं।
देखिए अनंत, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत बड़ी लीड से बढ़कर आगे आ रही है। हम 50 सीटें जीत रहे हैं, ये इनको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए ये सब के सब परेशान हैं, ये अपने आंकड़े और इसकी बात कर रहे हैं। वहां इनकी जमीन खिसक चुकी है और अखिलेश सरकार की जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उनके खिलाफ हो रहा है नौजवान और उनके खिलाफ किसान खड़ा है, जिस तरह से उन्होंने धोखे किए लोगों के साथ, एक परसेप्शन लेकर आए लोगों के दिमाग में पैदा करने लगे कि साहब विकास पुरुष हैं, तो ना तो ये अपराध रोक पाए, ना बलात्कार रोक पाए, ना जमीन के कब्जे रोक पाए, कुछ नहीं कर पाए। और हम तो यहां तक कहते हैं कि बैठे अगर कोई समाजवादी का होता तो मैं कहता कि मैं आपके साथ यहां से निकल कर चल रहा हूं, एक कैमरामैन ले लेता हूं, वो जो मेट्रो चलाई है मेरे साथ वो भी सफर करे और मैं भी सफर करूं। तो झूठ बोलकर बहुत दिन नहीं चल सकते थे। और जो आपने बात कही नाक कटने की, तो नाक तो उसी दिन कट गई थी जब एक बेटे ने बाप को अपनी गद्दी से उतार दिया, तो नाक तो उसी दिन कट गई। बचा क्या है उनके पास? नहीं मौसम साहब, वो तो अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी का अगर रुख करते हैं तो बीजेपी जाट आरक्षण का मुद्दा उठा चुकी है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिहाद की कहा बात आप लोगों ने जोर शोर से की, राम मंदिर की बात आपने जोर शोर से की, तो क्या परिवार ने किसी उनको के चुन मुद्दे लिया। आप लोग जीत की उम्मीद रखते हैं? हम विकास पर जा रहे हैं, हमने विकास किया है, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों के लिए कर रही है, नौजवानों के लिए कर रही है, गरीबों और पिछड़ों के लिए कर रही है। और जो हमने किया है 2.5 सालों में उसका रिजल्ट हम पा रहे हैं। ये तो ये तय करें जो इतना ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहां से भी साफ हुए और दूसरे तीसरे चरण के बाद तो ये लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। आपके पास किसानों की बात यहाँ पर मौसम कर रहे हैं। आरएलडी को भी किसानों की पार्टी माना जाता है, आरएलडी खुद को कहती है किसानों की पार्टी, किसानों की हम लोग बात करते हैं। किसान का मूड इस वक्त क्या है? अभी जब चुनाव आते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि असंतोष की बात है, तो सभी पार्टियों में असंतोष होता है। लेकिन जो मुद्दों की राजनीति होती है, दो तरीके की राजनीति होती है। जो चुनाव में लोग जाते हैं वैल्यू बेस पर और इशू बेस पर। तो आज तक जो किसानों का सवाल है उस पर कोई राजनीतिक दल लड़ने का काम नहीं किया, चाहे भूमध ग्रहण का सवाल हो, चाहे फसल नष्ट हुई हो तो यहाँ पर आंदोलन चलाने का काम हो। और अभी आगरा में, मथुरा में अभी चुनाव हुए, और ये हम लोग जो है अलीगढ़ में, हम राष्ट्रीय लोक दल की अच्छी वहां पर किसानों के आंदोलन के बल पर लोगों के साथ जुड़ने के कारण हमारी साख वहां बढ़ी है और हम वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग जो टिकट कटे हैं, वो वहां भी असंतोष है। अच्छा, बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है क्या? साथ आए ओमकार जी, बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है क्या? हम तो 3-4 सालों में हमने देखा कि कोई भूमध ग्रहण का आंदोलन चला था। 12 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, उस पर वो चुप रहे। किसानों के सब भूमि यहाँ नष्ट हुई, फसल नष्ट हुई। फसल नष्ट होने पर चौधरी अजीत सिंह आए, सीतापुर में, हरदोई में, बहराइच में, लखनऊ में हम लोगों ने धरना देकर फसलों के मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया हम लोगों ने। और हम लोगों ने कहा कि केंद्रीय बजट का, कृषि बजट पर 40% कृषि पर खर्च हो। केंद्रीय बजट में कृषि बजट बढ़ाने का काम नहीं हुआ। अभी केंद्रीय बजट आया। हम लोगों ने कहा कि 40% संक्षेप में एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे। किसानों की पार्टी होने का लोग दावा करते हैं, क्या केंद्र सरकार का सहयोग मिला पिछले 3 साल में, 2.5 साल में किसानों को? सिर्फ आया नाम है, जवाब एक बार दीजिएगा। अभी उन्होंने गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया पूरा अदा कर दिया गया है। इसके बाद जब आंकड़ा आया कि 3,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का नहीं गया। और दूसरी बात, अभी जो गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था, जो पैसा बकाया था, उसका ब्याज जो बनता था उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया। हम लोगों ने जॉन चौधरी आके लखनऊ में धरना दिया, हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर धरना देने का काम किया कि जो ब्याज माफ हुआ है, ये ब्याज जो किसानों का पैसा मिलना चाहिए, वो ब्याज आपने माफ कर दिया। कैसे किसानों के बीच पहले आपने कहा कि किसानों के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं, ओमकार सिंह इस बात को सिरे से निकालते हैं। ओमकार जी ने जो बात कही, मैं वहीं से आ रहा हूं आनंद, आपको सवाल की जरूरत नहीं, उन्होंने ही सवाल हमारे पास वापस कर दिया। अब आप ये बताइए कि अखिलेश सरकार जिम्मेदार थी कि नहीं थी? अखिलेश सरकार ने किसानों के साथ में चीनी मिलों के मालिकों से मिलकर गन्ना किसानों के साथ क्या किया? उनका भुगतान नहीं कराया। और जहां तक बात है कि जो बात अभी हमने अपने घोषणा पत्र में कही है कि किसानों का जो बकाया धन है वो हम 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, 30 दिनों में हमने कहा सरकार बनते ही। और दूसरी बात, 22,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए, जो किसानों के थे वो उनके सीधे जनधन योजना के तहत उनके खातों में डाल दिए गए। 22,000 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाले हैं। ये बात बाकायदा जग जाहिर है। अभी उन्होंने मेरठ की रैली में भी कहा और गाजियाबाद की रैली में भी कहा। ठीक है, तो मौलाना साहब, अगर इतना काम हुआ है, आप लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो ओमकार जी इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे? आंकड़े को भरोसा उनको क्यों नहीं है? नहीं, कहा हमारे साथ, हमसे नाराज नहीं है किसान।
हमसे कहा नाराज है? नाराज तो अखिलेश सरकार से हैं। हमने हम तो उनके हितैषी हैं। हमने हम 5 तो सालों उनके में लिए काम लगातार कर रहे हैं। धरना देकर हम लोग केंद्रीय ये बजट तो का अगर कर्जा इनका कृषि दिला पर दिया होता 40% अखिलेश खर्च यादव हो। सरकार आप ने, कृषि पर बजट तो नहीं पाया तो ये दिन थोड़ी देखना पड़ता आपने गन्ना किसानों का जो फसल पर सहयोगी बैठी है। मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं, लाभकारी मूल्य नहीं घोषित हुआ। अभी धान का सवाल है। ठीक है, ओमकार जी वापस में लौटूंगा आपके पास। ओमकार जी वापस में लौटूंगा। मोहसिन रजा, 3 साल पहले ओमकार सिंह, मोहसिन रजा दोनों के पास में वापस लौटूंगा। जिशान हैदर साहब के पास में आता हूं। किसानों की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। किसान अगर परेशान रहता है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं और आपको नुकसान उठाना पड़ जाए सपा के साथ जाने के बाद? नहीं, देखिए आनंद जी, हमें लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े मंचों से जुमले और झूठ देते हैं, हमें लगता है उसके जीते मैं 2-3 एग्जाम्पल उसके दे देता हूं। आपको याद होगा प्रदेश में ओलावृष्टि के मांगा गया था, मुआवजा मांगा गया था, तो उन्होंने प्रदेश का एक भी नेता बीजेपी का उसमें नहीं, एक कमेटी बनाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश का अब एक मिनट चुपके से सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं बोल रहा था। बड़ी परेशानी है मोहसिन रजा साहब के साथ। मोहसिन रजा साहब, कुछ भी झूठ, मोहसिन रजा आपके पास मैं आऊंगा, आपकी बारी का इंतजार कर, आपको कीजिए। आप बोल दे तो उस पे कोई ना बोले। जिशान हैदर साहब, छोटी सी बात का जवाब मुझे आप मोहसिन दीजिए। रजा पर परेशान। जिशान हैदर साहब, एक छोटी सी बात का जवाब मुझे। मैं आपको वही कह रहा हूँ आनंद जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा सवाल एक बात सुन लीजिए। जिशान साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। किसान के मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अच्छे दिन का जुमला राहुल गांधी ने जितनी भी रैलियां की हैं संयुक्त रूप से अखिलेश यादव को साथ में लेकर, उन्होंने पूछा सबसे कि अच्छे दिन आ गए क्या, अच्छे दिन आ गए क्या? तो अच्छे दिन अगर नहीं आए हैं प्रदेश में तो ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? वो 5 साल की सरकार या 3 साल की केंद्र सरकार? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको आनंद जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए मैंने अभी जैसे बताया, आपने किसानों की बात करी, हमारे साथ आरएलडी के भी नेता बैठे हैं बहुत वरिष्ठ। जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और एक कमेटी भी बनाई जिसमें उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस लायक नहीं समझा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी चीज वही अन्नदाता है। बिहार का इलेक्शन वाकिफ है। बिहार का इलेक्शन हुआ, नहीं बिहार का इलेक्शन हुआ, बड़े बड़े पैकेज कह के आ गए और उसके बाद एक रुपया भी तक नहीं दिया। आज ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो आया 30 दिन में हम माफ कर देंगे, उनके ऊपर कोई कैसे मान लेगा? मोहसिन रजा, जिशान हैदर, आप दोनों को समझना होगा, इस तरीके से चर्चा बेहतर तरीके से आगे नहीं चल पाएगी। फिलहाल वापस आप दोनों के पास लौटूंगा। ये इनकी घबराहट देखिए। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं। हमने बात भी अच्छे दिनों की बात भी कर ली। खैर इस मामले में जिशान साहब से दोबारा सवाल पूछेंगे, ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। तो पिछले कुछ वक्त में हमने जाट आरक्षण की बात हमने काफी ज्यादा सुनी, कैराना पलायन की बात बीजेपी के मुंह से कई दफा सुनी, लव जिहाद की बात सुनी, राम मंदिर का तो मुद्दा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है। तो ये चीजें क्या सिर्फ आकर्षित करने के लिए होती हैं कि जनता के सेंटिमेंट्स को हिट करें, या फिर कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ इनका मकसद रहता है? आनंद जी, ये बिल्कुल लोगों ये कहिए कि ये लोक लुभावन वादे होते हैं जी। इनका जनता से सीधे उससे जैसे कैराना का ही मामला था या और चीजें थी वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी, जो चीजें हो चुकी और जिसका जो असर जब पड़ना था तब पड़ा था, और उस पर जो कार्रवाई चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए, नहीं उठाए गए, उसका खामियाजा लोगों ने भुगता। लोग चले गए, क्यों चले गए? हुकुम सिंह जी ने ही कहा था कि ये पलायन करके गए हैं, बाद में वो अपनी बात से ही पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग अपने उससे चले जी। अब उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वही उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये चुनाव के वक्त स्थानीय मुद्दों को, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जनता की जो अहम समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं को लेकर जनता परेशान होती है, उनको ना उठाते हुए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे या तो जातीय समीकरण बने या ध्रुवीकरण हो वोटों का हिंदू और मुसलमान के आधार पर, या इस तरीके के मुद्दे उठा करके जनता को भ्रमित करने का काम किया जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि किस मुद्दे से हमको कितना वोट, किस बिल्कुल जो भ्रमित करने की बात कही है। मोहसिन रजा साहब, आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि संवैधानिक तरीके से हम राम मंदिर बनाएंगे, आखिरकार बीजेपी कैसे ये चीज निर्धारित कर लेगी संवैधानिक तरीके से मंदिर बनेगा या कब बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? देखिए, मंदिर पूरे देश में आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा उसको हम इसलिए रखते हैं। बार बार आप मैनिफेस्टो में देखते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में, न्यायालय में लंबित है। कब डिसीजन आ जाएगा, कब फैसला आ जाएगा, वो हम जब फैसला निर्धारित करेंगे कि फैसला क्या आएगा, तो हम रखेंगे, क्योंकि हमने कहा है हम बीजेपी कैसे निर्धारित करेगी कि फैसला क्या आएगा और कब आएगा? विरोधी दल इसमें
देखिए विरोधी दल इसमें मोहसिन रजा साहब, बीजेपी कैसे निर्धारित करेगी कि फैसला क्या आएगा और कब आएगा? हम प्रतिबद्ध हैं। हम क्यों ये ना कहें कि आप लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं? अनंत नहीं, वो आस्था से जुड़ा मुद्दा है। हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा किसान है। आस्था फिर राजनीति में कहां से आ जाती है? हम विकास के मुद्दे पर, आस्था फिर राजनीति में कहां से आ जाती है? ये राम मंदिर तो आस्था का मुद्दा है। ये तो हमने कहा ही है कि हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय में है, जैसे ही इसका फैसला आएगा हम बनाएंगे, क्योंकि दूसरे दल फौरन कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लगाएंगे। लिहाजा हम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अगर फैसला हमारे पक्ष में जैसे ही आएगा हम बनाएंगे। नहीं मोहसिन, ऐसा वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। सवाल मेरा वही है कि न्यायपालिका में अगर कोई मुद्दा है तो बीजेपी कैसे निर्धारित कर सकती है कि फैसला क्या आएगा? अरे ये तो जो फैसला आएगा वो हमें स्वीकार है, लेकिन हम जब फैसला आएगा तो हम बनाएंगे। फैसला अगर ऑपोजिट आता है तो इनका क्या स्टैंड है? फैसला अगर ऑपोजिट आता है आपके, यानी ये बात मान ले कि आपने मैनिफेस्टो में झूठ लिखा है। अनंत मैं चाहता हूं आप कांग्रेस के साथी से पूछिए उनका राम मंदिर पर क्या स्टैंड है, क्या करेंगे? उनसे मैं पूछ लूंगा मोहसिन रजा साहब, लेकिन अगर फैसला आपके मुफ्त नहीं आता तो उसका मतलब ये भी फिर कहा जाएगा कि आपने मैनिफेस्टो में आपने झूठ लिखा। देखिए ये राम का नाम बेचने वाले लोग हैं आनंद जी, मैं खुद जवाब दे देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कभी मैनिफेस्टो में आ जाता है, कभी मैनिफेस्टो से चला जाता है। अभी सवाल पूछने का था, आप खुद नहीं बोलेंगे, ये बोल नहीं पाएंगे मोहसिन रजा साहब, आप फिर बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज़िशान हैदर, मोहसिन रजा, दोनों के पास वापस लौटूंगा। समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी हम तो जुड़ चुके हैं। नावेद साहब, बहुत स्वागत चर्चा में आपका। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया 13 विधानसभाएं हैं, क्या इस बार वापस सपा की झोली में आ पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देर हो गई जी, लेकिन फिर भी जितने लोग बैठे हैं सम्मानित लोग, इन्होंने काफी बातें की और मैं सुन भी रहा था जी। तो सबको हमारा बहुत प्यार भरा सलाम, और मोहसिन भाई को खास तौर से कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि हमने लगातार जो काम किए हैं, हमारे पास सारी सीटें आ रही हैं, और हमारी जो आपने आज जो टॉपिक रखा है कि नाक वाली बात जी, तो नाक को बहलाने का ख्याल अच्छा है। नाक से वो लोग घबराते हैं जी। आप भी सीख गए हमसे शायरी जो है, आपके लोग भी हमसे कुछ सीख गए। बड़ी हताशा है नावेद, अब क्या करोगे बाबू? तो देखिए जी देखिए, ऐसा है आपका तो यार वहां से सुपड़ा ही साफ कर दिया किसानों ने। लैपटॉप नहीं, ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया, वहां तो ठीक है। सबका सुपड़ा साफ कर नावेद भाई, छोटा सा सवाल मेरा ये है, दरअसल एक छोटा डाउट है, क्लियर कर दो तो बेहतर होगा कि जब पहले मुलायम सिंह का गढ़ उनको माना जाता है, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया की जो सभी सीटें मुलायम सिंह यादव की गढ़ मानी जाती हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ जो डिस्प्यूट सामने आया अखिलेश यादव का, उसके बाद गठबंधन पर भी जो मुलायम सिंह यादव की नाराजगी नजर आई, शिवपाल यादव भी साथ खड़े नहीं दिखे, तो अब कैसे उन 13 सीटों को समेटेंगे आप? कहीं गढ़ में सेंध तो नहीं लग जाएगी इस बार? देखिए, जहां तक गढ़ की आपने बात की जी, तो गढ़ में हम यही कहेंगे कि नेताजी की गढ़ की आपने बात की, नेताजी हमारे एक संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके सारी चीजें जो हैं, जो भी उनके पास सीटें थी और जो उनका गढ़ आपने कहा, वो तो चलिए ठीक है, वो सब हमारे पास है। लेकिन आज समाजवादियों का गढ़ पूरा उत्तर प्रदेश है, खाली मैनपुरी, इटावा और यहाँ तक ना उरई तक ना जाइए, आप देखिए उत्तर प्रदेश पूरा आज अखिलेश यादव जी की वजह से आज पूरा हमारा गढ़। नहीं नावेद भाई, आपकी बात हो सकता है, आपकी बात हो सकता है आपके सर्वे के हिसाब से मुफीद हो, लेकिन आज एपीएन ने भी जगह जगह लगातार कार्यक्रम कर रहा है, वहां पर तो चीजें सामने आ रही हैं कि भाई इन्हीं तमाम जगहों पर गलत कैंडिडेट को सीट दी गई, लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर उम्मीदवार से, प्रत्याशी से लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर पार्टी से संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? देखिए, लोग संतुष्ट हैं। अब आपकी टीम जिससे पूछ रही है, वहां पर मौजूद लोग शायद मोहसिन भाई से मुतासिर हैं या मोहसिन भाई के स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हुए हैं, तो अब उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सर, आप ही की पार्टी के लोग हैं नावेद साहब, आप ही की पार्टी के लोग हैं। ये देखिए, ये सिर्फ इतनी हताशा है और ये हार मान चुके हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। पता है नावेद सिद्दीकी भाई, आप ही की पार्टी के वो लोग हैं जिनसे सवाल पूछा था हम लोगों ने। कोई जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मोहसिन रजा, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। नावेद जी, अब देखिए, मोहसिन भाई जो है वो अपनी आदत से मजबूर है, और ये आदत से जो लोग मजबूर होते हैं उनको आप खामोश करा ही नहीं सकते। अरे भैया, जीत की खुशी है, हमें पता है, हमारे लोगों ने वहां पर परचम लहराया है, मुझे खुशी हो रही है। हेलो जी नावेद जी, बात पूरी कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप दिन में भी ख्वाब देखते हैं। मोहसिन रजा, आपसे दरख्वास्त नहीं रहेगी, मोहसिन रजा साहब, दरख्वास्त आपसे रहेगी कि पहले सभी मेहमान अपना उत्तर पूरा कर लें, उसके बाद अपनी बात करें, तो शायद ज्यादा कम्युनिकेटिव बहस हमारी हो पाएगी।
नवीद जी अपना जवाब पूरा आप, कीजिए। हमें लगता है खाली मोहसिन साहब को ही बुला लिया कीजिए, ये अकेले काफी हैं जी। और अकेले ही सारी बात कर लेंगे। नहीं, सारी सर, दल का सारी पार्टियों स्थिति आप ऐसा क्लियर कर दीजिए। आप कहिए। अपनी स्थिति नाविद भाई आप भी क्लियर कर दीजिए। आप मौका दें तो हम कहें, आप मौका दें अगर तो हम कहें हुजूर, अगर आप थोड़ी देर खामोश पूरा मौका है मोहसिन रजा साहब, कहिए। सर पूरा मौका है नाविद भाई, मोहसिन रजा साहब शांति का दान अब कर चुके हैं, अपनी बात आप रखें। भाई देखिए ऐसा है, हम यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और इसी का खौफ है, इसी का खौफ लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, लोगों के बयानों में दिखाई दे रहा है। और मोहसिन भाई तो चलिए हमारी तरह है, लेकिन जो बहुत बड़े कद्दावर इनके नेता हैं, जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, उनके भी भाषणों में, उनके भी जो लोगों से वो बयान दे रहे हैं आजकल अपनी जनसभाओं में, उससे भी कहीं ना कहीं साफ ये देखा जा सकता है कि उनके चेहरे के ऊपर खौफ है। और जब खौफ होता है तो इंसान जो है एक गरिमा की ठीक है। प्रधानमंत्री का पद, एक सवाल मैंने कुछ वक्त पहले जिशान हैदर साहब से पूछा था, उसका सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच से चढ़कर पूछते हैं लोगों से कि भाई अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अच्छे दिन आए या नहीं आए, लोगों की तरफ से ना में गर्दन हिलती है, लोग ना कहते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? वाली चीजें वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 5 सालों में अच्छे दिन लोगों के नहीं आ पाए? देखिए अच्छे दिन जहां तक हमने 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार जब हमको मिली, हमारे हाथ में कमान आई, उस वक्त प्रदेश की क्या हालत थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस दल के जिनकी सरकार थी उस वक्त उनके नुमाइंदे आपके यहाँ नहीं बैठे हैं, तो उनके ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो सरकार आई उस वक्त, तो हमारे पास जिस तरह से सारा धन आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का खजाना कहाँ लग चुका था, पत्थरों में लग चुका था, मूर्तियों में लग चुका था, किस तरह से अपने आपकी सरकार में सुना है कि खनन में लग चुका है सरकार। जी आपकी सरकार के दौरान सुना है कि खनन में काफी पैसा लगा है। नहीं देखिए ऐसा है, उसी पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, जो देखिए फिर बोले ये अपने आप में उसी पैसे से, खनन के पैसे ऐसे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बताइए तो वो पैसा गया कहाँ? अरे भैया खनन का इतना बड़ा घोटाला, उसका पैसा गया कहाँ? नावेद भाई बता तो दो। ठीक है मोहसिन साहब, अगले सवाल मेरा आप ही से रहेगा। नावेद भाई, अगर आपने विकास किया है, लोगों के लिए बेहतरी काम किया है, 2012 से लेकर 17 तक में तस्वीर आपने पलट दी है, तो लोग कहें कि भाई हमारे तो दिन पहले से ही अच्छे रहे हैं और अच्छे दिनों की जरूरत नहीं, तो मना क्यों करते हैं लोग कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हमारे या नहीं हुए? देखिए लोग हमसे नहीं कह रहे हैं, लोग वजीर आला उत्तर प्रदेश जब ये बात पूछते हैं तो ऐसे लोगों से पूछते हैं कि जिन्होंने वादा उनसे किया था 2014 में आकर के, और जो बड़े बड़े वादे करके और ये आके 2017 में भी वो ख्वाब दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो पूछते हैं कि ये बताइए उन्होंने जो जुमलेबाजी की, जो एक भारतीय जुमलेबाज पार्टी बीजेपी बोलिए या भारत जलाओ पार्टी कह लीजिए, कुछ सांसदों की वजह से जो पार्टी को, जो देश में आग लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की वजह से जो दल है, ये दल अपने आप में नई परिभाषाएं गढ़ने का हुनर आपने भी लोगों से पूछा जाता है, इसलिए पूछा। नई परिभाषाएं गढ़ने का हुनर आपने भी बखूबी कर लिया है। कहने का मौका जरूर दीजिएगा तो मैं बताऊं अभी। जब परिभाषा वजीर आजम हिंदुस्तान कर सकते हैं, SCAM और न जाने क्या क्या ला सकते हैं, हाँ। और बताइए राहुल जी की मिमिक्री करते हैं, हाँ। अब बताइए प्रधानमंत्री देश का क्या, एक बताइए हम सब के प्रधानमंत्री। चलिए वो मुद्दा अलग हो जाता है नावेद भाई, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। मोहसिन रजा अपनी बात आप रखें। अपने पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं, वो अपने पद की गरिमा बरकरार नहीं रख रहे हैं, मजबूती से नहीं रख रहे हैं। आनंद आप ये देखिए, जो पिछली सरकार चली है उस सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने चलाया है, इनके सारे फैसले को सरकार ने पलट दिया, इनके सारे फैसले हटा दिए। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं, अपराध की जो बात होती है तो आज भी आप अखबार उठाकर देखें तो आज भी एक बहुत बड़े माफिया को पूर्वांचल के हाईकोर्ट ने जो है संज्ञान लेकर जेल भेजा है, लेकिन कोई अपराध के मामले में अखिलेश सरकार ने किसी अपराधी को जेल नहीं भेजा। अब इससे ज्यादा और क्या उत्तर प्रदेश की दुर्दशा करना चाहते हैं? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना आम आदमी सुरक्षित है, भयभीत माहौल कर रखा था भाई उत्तर प्रदेश का, इसलिए ये हार रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, अपने अपने दावे हैं। रविंद्र जी आपके पास मैं आता हूं एक संक्षेप में टिप्पणी के लिए कि इन दावों का, इन वादों का चुनाव के बाद क्या महत्ता रह जाएगी? देखिए
चुनाव का मानी है कि दावे और वादे होते हैं जी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कोई 300 सीटें जीत रही है, कोई 360 सीटें जीत रही है, कोई 280 सीटें जीत रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तय तो जनता करेगी ना, या अभी कल जहां चुनाव हुआ है उसी के बारे में कहा जाने लगा है कि हम सबसे ज्यादा आ रहे हैं, हम 60 जीत रहे हैं, हम 50 जीत रहे हैं। ये अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा सकता क्या स्थितियां होंगी, लेकिन जो फौरी हालात हैं, जैसे आपने जो बात कही कि जो मुलायम सिंह जी का गढ़ है इटावा, उसके आसपास के जिले हैं जहां उनका वर्चस्व था, इस बार उनको नुकसान हो रहा है। और नुकसान इसलिए हो रहा है कि वहां रामगोपाल जी, वहां शिवपाल जी और मुलायम जी, ये अलग खेमा हो गया है लोकल स्तर पर, और अखिलेश जी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो लोग अलग हैं। यहाँ तक कि वहां मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने और शिवपाल यादव के समर्थकों ने अलग ऑफिस खोल रखे हैं, तो वो अलग से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही पार्टी से दो लोग लड़ रहे हैं, और कल एक साहब जो छोड़ के गए थे वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कल मुलायम सिंह जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया इटावा सदर से। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां फूट है और वहां इसका खामियाजा। भाई संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो रविंद्र जी ने बताई है तस्वीरें, खिचड़ी बन गई है वहां पर, ये खिचड़ी खाई कैसे जाएगी? देखिए, कोई खिचड़ी नहीं। रविंद्र जी का हम सम्मान करते हैं, बहुत दीगर पत्रकार हैं, दानिश्वर हैं, और अपनी सोच इन्होंने अपने एक जाहिर की कि भाई घर में ऐसा कुछ चल रहा था, तो हो सकता है कि आपस में कुछ ये चीजें निकल करके चुनाव में भी आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं। जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान आई है, अखिलेश यादव जी जब से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से लगातार लोग जिस तरह वो बने हैं, जिस तरह उनको साइकिल मिली है, और जिस तरह उनके साथ में उनके रोड शोज में जन सैलाब उमड़ रहा है, राहुल जी और अखिलेश जी, आपने खुद एक सवाल खड़ा कर दिया, इसको दो ना समझा जाए, ये 11 हो गए। आपने जो खुद कहा नावे साहब कि तो राहुल गांधी जिस तरह से साइकिल मिली है, जी, उसी के ऊपर तो सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से साइकिल मिली है अखिलेश यादव को, उसी के चलते तो सवाल उठा कि भाई अपना गढ़ भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। सच्चाई जिसके साथ होती है उसके साथ ऊपर वाला भी होता है, ये हमें मानना है, और ये हमें पूरा यकीन है कि मोहसिन भाई भी इसमें यकीन तो सच्चाई आपके यहाँ किसके साथ है? सच पे अगर अखिलेश यादव के साथ है कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव खेमे के साथ है? नहीं, किसको आप साथ में पूछ रहे हैं, कौन किसके साथ? अखिलेश यादव के साथ सच्चाई है या फिर मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव जो कहते हैं उसमें सच्चाई हम लोग देखें? समाजवादी पार्टी का पौधा नेताजी ने लगाया था जी, और अपने खून पसीने से, अपने लहू से समाजवादी पार्टी के पौधे को सींचा गया है जी। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने खुद इसको अपने लहू से सींचा है, अपनी मेहनत से सींचा है, अपनी ईमानदारी से सींचा है, अपनी बेदाग छवि से सींचा है, और इस कदर सींचा है कि जनता को आज की तारीख में आज की तारीख में ये दरख्त जो है ये जनता को विकास के रूप में साया दे रहा है, फल दे रहा है, और उत्तर प्रदेश विकास की बात आपने की नवाज भाई। अभी मोहसिन रजा कह रहे थे कि मोहसिन रजा कह रहे थे कि किसी कैमरा को साथ में लेकर मेट्रो का सफर आपसे करना चाहते हैं। मोहसिन रजा साहब जिक्र करेंगे उस बारे में? आज नावेद आइए, हम और आप चलते हैं, हमें सफर करा दीजिए, हम और आप दोनों बैठे चल के मेट्रो पे और सफर करें, कहीं से टिकट दिलाइए और हमारे साथ चलिए। कैमरामैन भी ले लेते हैं एपीएन न्यूज से, ताकि बात भी पूरी हो जाए और दर्शक भी जान जाए कहां मेट्रो चला दिया आपने। ये सब झूठे वादे मत करिए भाई, सब जनता जानती है। ये टीवी पे बैठ के मैं कह रहा हूं, आप आइए मेरे साथ चलिए। कहां वो कौन सी मेट्रो चला दी आपने? दिल्ली में। ठीक है मोहसिन साहब, दिल्ली में सफर किया। मोहसिन साहब जरा समय ले लेते हैं नवेद जी से। नवेद जी, मंजूर करेंगे इनकी मांग आप? जी नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल मोहसिन भाई कैमरा लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। ये उस दल से ताल्लुक रखते हैं जहां पे सिर्फ कैमरे को ही काम किया जाता है, कैमरे के दम पर ही बोला जाता है, कैमरे के सामने ही बोला जाता है, और कैमरे के अलावा ये दल जो है काम करता नहीं। ये सिर्फ कैमरा प्रचार, अपने भाषण और किस तरीके से कैसे अपना पीआर मैनेज किया जाए, किस तरीके से अपने कामों को सफर करा दीजिए। भाई चलिए मेट्रो का सफर करते हैं, लखनऊ की शाम बहुत सुहानी होती है, चलिए ना, हमें ले चलिए, हम मेट्रो से सफर करना चाहते हैं, हमारे शहर में मेट्रो चले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? लेकिन कम से कम गुमराह तो मत करिए। ठीक है मोहसिन साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ओमकार जी, आपके पास मैं आता हूं कि विकास की तस्वीर आपके निगाह में क्या है पिछले 5 साल में? देखिए, अभी
14 का घोषणा पत्र आपने देखा, लोकसभा का घोषणा पत्र पर आपने बात कही, और जो घोषणा पत्र जो पार्टी का आया तो उसी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रही है, मैं तो घोषणा पत्र पर काम कर रहा हूं। और अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ 2012 का घोषणा पत्र देख लीजिए, लेकिन जो वादे पूरे जो घोषणा पत्र लोग लाते, पवित्र ग्रंथ होता है ये घोषणा पत्र, उस पर लोग अमल नहीं करते, चल देते दूसरी ओर। तो हमारा कहने का मतलब जो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, शिक्षा अस्पताल में जो आज जो हम लोग कहते हैं दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो आज दवा का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा महंगी हो गई और पढ़ाई चिकित्सा इलाज महंगा हो गया, तो कहां पर काम हुआ है, ये दोनों सरकारें इसके जिम्मेदार हैं। और हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने काम किया है, या जो अभी आपने देखा कि जो हमारी रैलियां हुई, जो हमारी मीटिंग, अभी हम लोग करहाल में हमारा उम्मीदवार है कौशल यादव, वो हम लोग घूम के आए हैं, तो ऐसा है कि नाराजगी दोनों तरफ से है। लेकिन जो विकास का सवाल है, विकास के सवाल पर जो आप घोषणा पत्र लाते हैं जनता के बीच में, उस पर आपको काम करना चाहिए, उस पर अमल नहीं हुआ। जी ठीक बात है। ज़ीशान साहब, आपके पास मैं आता हूं कि जो बातें मोहसिन रजा ने कही हैं और जो बातें ओमकार सिंह ने कही हैं, कुछ वक्त पहले ऐसी ही बातें कांग्रेस भी करते नजर आती थी विकास को लेकर जब बात की जाती थी उत्तर प्रदेश के। अब अचानक से हृदय परिवर्तन जो हुआ है, तो अब की सोच क्या है? नहीं बिल्कुल अनंत जी, देखिए दोनों सवालों में जवाब दूंगा। अभी आप जो कह रहे थे कि अच्छे दिन राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का अच्छे दिन राहुल गांधी किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? जी आप बताइए, डीजल पेट्रोल के रेट कौन गवर्न करता है? आप बताइए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी थे तो जीएसटी का विरोध किसने किया था? आप बताइए, आज सब्जी और दाल के रेट क्या हैं? आप बताइए, सर्विस टैक्स जब यूपीए सरकार थी किसने कहा था कि इसे कम होना चाहिए और आज 15 पहुंच गया 12.8 से? आप बताइए, ये सब कौन गवर्न करता है? तो इन अच्छे दिनों की हम बात कर रहे थे। लोग ये भी जानते हैं कि सड़कें कौन बनवाता है, लोग ये भी जानते हैं कि हाईवे कौन बनवाता है, लोग ये भी जानते हैं किसानों को मुआवजा कौन दिलवाता है, लोग ये भी जानते हैं कि बिजली कहां कहां पहुंची, लोग ये भी जानते हैं कि मुआवजे के चेक कितने के बटे हैं, लोग तो ये भी जानते हैं, तो उन्होंने वो भी देखा है, तो वो भी तो विकास ही का एक आधार है। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि देखिए, अच्छे दिन की जो बात आपने कही उसको मैं कह रहा हूं कि किस तरह से यहां से पैसा मांगा गया केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने कभी भी सौतेला व्यवहार हमेशा उत्तर प्रदेश के साथ किया, नहीं दिया गया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मांगा गया, लेटर पे लेटर लिखे गए, नहीं दिया गया। तो देखिए, ये झूठ और जुमलों का परिंदा है। ये वो सरकार है, ये वो गवर्नमेंट है, ये वो प्रधानमंत्री है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास, बात करने के लिए मशहूर हो चुके हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के बाथरूम में देखते हैं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो गूगल पे सर्च किया करते हैं। इन प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि खुद भी गूगल पे अपने बारे में भी सर्च कर दें कि क्या क्या बातें उनके लिए गूगल पे लिख के आती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ये पता चल रही है, ये पता चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये घबराहट दिख रही है, इनके नीचे की जमीन खिसक गई है, ये दिख रहा है। आज अमित शाह इनके राष्ट्रीय, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसमें अटल बिहारी, मुरली मनोहर, अडवाणी, जसवंत सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग होते थे। क्या मयारी बातें वो लोग करते थे। कुछ भी हो, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उल्टा लटका दिया जाएगा, आज उनकी केंद्रीय मंत्री कहती है कि चमड़ी उखाड़ दी जाएगी, आज उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाथरूम के अंदर झांकने की बातें और गूगल पे, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। इससे पहले ज़ीशान साहब, इससे पहले जो सूट बूट की बातें की जाती थी, फटा हुआ कुर्ता दिखाया जाता है, क्या वो चीजें सभ्य की श्रेणी में आती हैं? जी, इससे पहले जो सूट बूट की बातें की जाती थी, फटा हुआ कुर्ता कई दफा दिखाया गया कि जेब, कुर्ते की जेब भी फटी हुई है, क्या वो चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं? उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई। देखिए, इसमें गरिमा से हटके कोई बात नहीं की गई। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप देश के प्रधानमंत्री, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि गूगल पे जाके देखिए किसके नाम जोक है, किसके, ये प्रधानमंत्री के सूट बूट की बात क्या गलत कह दी भाई? आप 27 करोड़ के सूट, अगर 127 करोड़ के सूट पहन, इस बार उत्तराखंड का चुनाव भी बेहद दिलचस्प बन चुका है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई त्रिकोणीय है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में भी सीधी जंग मानी जा रही है। राज्य में 15 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान होंगे। टिकट वितरण के दौरान यहां बगावत की स्थिति यह रही कि नामांकन पूरे होने के बाद भी कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 25 बागी मैदान में अलग से डटे रह गए। एक रिपोर्ट देखिए, चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में अब कुछ आखिरी घंटे बचे हैं। आखिरी घड़ी के प्रचार में भी प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी
दोनों ने यहां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। श्रीनगर की अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व होने का भरोसा जताया तो राहुल ने बीजेपी का दामन थामने वाले अपने बागियों को कचरा करार देते हुए कहा कि कचरे के सहारे बीजेपी का जीत का ख्वाब टूट जाएगा। आज 12 फरवरी है। 12 मार्च को आज जो सरकार है वो भूतपूर्व बन जाएगी और 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो अभूतपूर्व हो जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है, निकलने दो उसको यार। उनको आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? उत्तराखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, इसलिए नामांकन के दौर तक यहां एक दूसरे के दमदार माने जाने वाले बागियों को लपकने की होड़ लगी रही। यमकेश्वर सीट से कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता शैलेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया, जहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी। तो वहीं सितारगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए विजय बहुगुणा के छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। ये चुनावों का शायद रिस्क फैक्टर ही है जो मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद 2 विधानसभा क्षेत्रों हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से लड़कर अपनी सियासी पारी सुरक्षित बनाने में लगे हैं। राज्य में पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए उनसे जुड़े मुद्दों को भी प्रचार में अपने अपने तरीके से उछालने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन को लटकाए रखा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अधूरी कवायद का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को अमली जामा वही पहना सकती है। वैसे चुनावों में राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव सीएम हरीश रावत के चेहरे पर है। प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री की समस्या यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं, चाहते हैं लेकिन समझते नहीं। उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने मैदानी इलाके की 3 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इसलिए मायावती ने उत्तराखंड में भी पूरा जोर लगा रखा है। लेकिन देवभूमि के मौजूदा मुकाबले का रंग यही बता रहा है कि कांग्रेस जहां सत्ता बचाने के हर दांव पेच में लगी है, तो वहीं बीजेपी सरकार बनाने की जुगत में कोई दांव नहीं छोड़ रही। यही वजह है जो सीएम हरीश रावत के खिलाफ खुद पीएम मोदी हर मोर्चे पर लगे हैं। चर्चा को लगातार जारी रखते हैं। रविंद्र जी, आपके पास में आऊंगा। उत्तराखंड की परिस्थितियों के बारे में आपका एनालिसिस क्या कहता है? बीजेपी कांग्रेस दोनों मुख्य लड़ाई में वहां पर है। कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जिनको कांग्रेस हालांकि अब कचरा बता रही है, लेकिन क्या वाकई में वो लोग कचरा हुआ करते थे? अगर हुआ करते थे तो क्या ये वही कांग्रेस नहीं है जिन्होंने उन्हीं सभी चेहरों के ऊपर दांव लगाया था पिछली बार? आनंद जी, उत्तराखंड की बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ एक तो आया राम गया राम ने पूरा दोनों पार्टियों को खेल बिगाड़ा है जी। और जहां तक स्थिति है, चूंकि 2 ही पार्टियां मुख्य हैं, इसलिए टक्कर दोनों के बीच में है जी। जो ये कहें कि हम भाजपा आगे निकल रही है तो हमको नहीं दिखाई दे रहा, और न कांग्रेस। बिल्कुल बराबर के हिसाब से जैसे पिछली बार हुआ था कि मार्जिन से 1-2 सीट का अंतर रहता था, वो रहा था। और जो छोटे दल हैं उनके प्रत्याशियों ने मदद करके सरकार बनवाई थी और बाद में ये लोग गए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 कांग्रेस से आए दल बदलू विधायकों को टिकट दिया है, उसका खामियाजा आज भाजपा को वहां भुगतना पड़ रहा है उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहां के जो उनके अपने कार्यकर्ता थे वो उनसे नाराज है। यही स्थिति थोड़ी सी कांग्रेस में कम इसलिए है कि कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट दिया उसमें भाजपा की कम है। उसके सरकार के समर्थक जो निर्दलीय विधायक थे उनको उन्होंने इस बार कांग्रेस के हिसाब से टिकट दिया, तो वो उनके समर्थक रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बिल्कुल रविंद्र, एक और इंटरेस्टिंग चीज वहां पर चल पड़ी है कि अब लोगों के बीच में सुनने के लिए आता है, जब से दल बदल का खेल हुआ है, कि वहां पर 2 कांग्रेस बन चुकी हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस है, एक सोनिया गांधी की कांग्रेस है। तो जब 2 कांग्रेस सामने ऐसे टकराती हैं तो फिर अंतर क्या रहेगा? अंतर ये है आनंद जी कि जब 5 साल कोई सरकार काम करती है
तो सत्ता विरोधी लहर प्रदेश में और लोगों के मन में होती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ जी। तो जो सत्ता विरोधी लहर थी वो लहर इन दल बदलुओं ने खत्म कर दी जी। क्योंकि जो 15 लोग गए हैं, समझिए आधी जो एक पार्टी का आधा हिस्सा चला गया और उनको भाजपा ने अपने यहाँ सबको टिकट दे दिया जी। तो अब वो सत्ता विरोधी लहर की बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो कल तक सत्ता में बैठे हुए थे, तो सत्ता से जो नुकसान हुआ या जो कमियां रहीं, जो काम नहीं हुए, उसमें वो भी भागीदार थे। लेकिन आज वो किस मुंह से कहेंगे कि ये बिल्कुल। रमेश जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी से विनय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, क्या चल क्या रहा है इस वक्त आपके कैलकुलेशन वहां पर? क्या सिर्फ जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उन्हीं के बूते सरकार बनाने का दावा आप ठोक रहे हैं, या फिर अपना एजेंडा भी बीजेपी का वहां पर कुछ है? विनय गोयल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पार्टी का अपना एजेंडा है जी, और जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अपनी, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। आप तक आ रही है आवाज? जी जी जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना पूरा सबसे बड़ा दुनिया का राजनीतिक दल है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी का प्रभाव है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ लेकर सर्वस्पर्शी सर्वग्राह्य पार्टी हमारी है। इसलिए हमारे पास सभी दल के नेता और सभी वर्ग के नेता हमारे संपर्क में है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। लेकिन विनय जी, लेकिन क्या एक अंतर्द्वंद की स्थिति बीजेपी के अंदर पैदा नहीं होगी इस चीज से कि जो बाहर से जो लोग शामिल हुए थे आपके उसमें तकरीबन 15 लोग, उनको आपने टिकट दे दिया, उन्हीं सीटों पर जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे उनकी कोई पूछ नहीं है, तो यानी कि आपका अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर एक अविश्वास पैदा हो गया था? नहीं, वो पुरानी बात हो गई, अब सब मैनेज हो चुका है, सब लोग कार्यकर्ताओं को बात समझ में। कैसे मैनेज किया आपने उनको? सब लोगों को समझाने से, परिवार में जैसे मनाया जाता है, परिवार में अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य किसी बात से रुष्ट होता है या कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती तो जैसे परिवार के लोग समझाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का आरोप यही कि कुछ अलग तरीके से कोई अलग हथकंडे अपना के बीजेपी मैनेज कर रही है लोगों को। नहीं, हथकंडे अपनाने का काम तो कांग्रेस कर रही है। आज भी आपको पता चला होगा कल में पुलिस की गाड़ी में कांग्रेस की शराब पकड़ी गई। तो हथकंडे तो कांग्रेस अपनाती है इस तरह के हथकंडे। चलिए ठीक है, इस वक्त दीप वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। दीप वोरा साहब, जो बीजेपी की स्थिति है, विनय गोयल लगातार फोन पे हमारे साथ बने हुए हैं, वो तो बड़ी मजबूत बता रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए तो खतरे वाली चीज भी पैदा हो जाएगी यहां पर। देखिए, इन्होंने एक नारा दिया था जब अटल जी दोबारा चुनाव पे आए थे और प्रधानमंत्री थे शाइनिंग इंडिया का, तो वो डाउन इंडिया हो गया था। अब ये नारा लेके आए हैं कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे। भाई, अटल जी ने खरीद के तो दिया नहीं, शहादतों पे बना ये प्रदेश जी। और दूसरी बात है कि आप कैसे संवारेंगे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाया तो क्या संवार नहीं पाए? तो ये इनका जो अंतर्द्वंद है और इनका स्लोगन है, ये आपस में मेल नहीं खा रहा। आपने बहुत अच्छी बात की। और इनके कार्यकर्ताओं में अंतर्द्वंद इतना आ चुका है। ठीक है, और इनके कार्यकर्ता तो बाहर है ही नहीं। ठीक है दीप वोरा साहब, वो बात बीजेपी की हुई, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो ये चीज सामने आती है कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। किशोर उपाध्याय हर उस बात की मुखालफत करते नजर आते हैं जो कि कहते हैं हरीश रावत, और जिस वक्त प्रचार सामग्री आपके यहाँ पहुंची थी उस वक्त भी सिर्फ हरीश रावत का चेहरा वहां पर था, संगठन का कोई चेहरा वहां पर नहीं था। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी थी और स्ट्रेटेजी में ये था क्योंकि कुछ कार्यकर्ता अति उत्साहित होते हैं तो वो मीडिया में बयान दे देते हैं जी। वो एक स्ट्रेटेजी थी कि जो उनके संकल्प उन्होंने लिए थे, 9 संकल्प आगे वाले, जब हमारी सरकार बनेगी उन्होंने 9 संकल्प लिए कि मैं इन चीजों में अपने घोषणा पत्र के साथ उसमें काम करूंगा जी। और जो दूसरी चीजें थी उसमें माननीय
किशोर उपाध्याय जी की भी फोटो और सब चीजें थी। तो निश्चित तौर पे जो यानी संगठन के लोग संतुष्ट हैं अति आपसे? उत्साहित थे, उन्होंने बाहर बयान दे दिए जिससे ये कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा हो गया। जी, यानी संगठन के लोग आपसे संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट हैं क्या? आप देखिए, हम देखिए माननीय हरीश रावत जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उत्तराखंड बना तो उन्होंने ही ये सारा संगठन बनाया हुआ है। उन्हीं के ये संगठन, ठीक है, अगर उन्होंने अगर के अगर उन्हीं का बनाया हुआ दीपोरा साहब, एक छोटा सवाल मेरा आपसे रहेगा, उन्हीं का बनाया हुआ संगठन है कि तो फिर हरीश रावत संगठन जी के के अंदर आगे तोड़फोड़ हुई, बोर्ड तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, तो फिर ये नजारा किस चीज का था? देखिए, ये बड़ा हमें भी ये अच्छा नहीं लगा कि अगर आपको टिकट नहीं मिला, क्योंकि टिकट तो हमें भी नहीं मिला, लेकिन हमने पार्टी फॉर्म में बात रखी, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने वो चीज करी मैं उससे सहमत नहीं हूं और ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हमने इसकी अब एफआईआर भी लॉन्च कराई है। थोड़ी सी टीस आपके अंदर भी है टिकट ना मिलने की। विनय गोयल, आपके पास मैं आऊंगा कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद है बीजेपी के लिए वही फायदेमंद साबित होगा या फिर जो बागी नेता बीजेपी में शामिल हुए वो मेन वहां पर प्यादे बने हुए हैं, या फिर जो सभी बड़े चेहरों को उतार दिया गया है उत्तराखंड में वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात आनंद जी बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हम चूंकि एक सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है तो हम पूरे परिवार की तरह से उसमें भाग लेते हैं और हमारे सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। आज आप किसी भी राज्य का चुनाव देख लें, उस राज्य में ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में हमारे केंद्र के नेता आ रहे हैं और दूसरे राज्य में नहीं जाते, सभी जगह जाते हैं। तो लेकिन इनके पास न नेता है न कार्यकर्ता है, इनके पास है ही कोई नहीं। उनके पास कम से कम सीएम का चेहरा है विनय गोयल साहब, आप वहीं मात खा रही बीजेपी खत्म हो गई और प्रदेश में एक व्यक्ति के अहम के कारण से नहीं तो वो मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो प्रदेश का सबसे ज्यादा कलंकित चेहरा है वो इनका हीरो है। अच्छा, अजय भट्ट आपकी तरफ से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? राउडी रावत कहने वाला व्यक्ति, उसके विज्ञापन चल रहे राउडी, आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। हमारे यहाँ सीएम के अनेकों प्रत्याशी हैं, अनेकों किसी भी साधारण कार्यकर्ता को भी हम मुख्यमंत्री बना देंगे तो हरीश रावत जी से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी आप अपने आप को भी उस उम्मीदवार की लिस्ट में रखते हैं? नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आपने कहा कि हर साधारण कार्यकर्ता, साधारण से तो विनय गोयल बेहतर ही है। मौका दिया तो हरीश रावत जी जैसा जो भ्रष्टाचार हुआ वो एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और स्पेशल एडिशन में फिलहाल